नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। आरएसएस को लेकर अमेरिका से एक बड़ी खबर आई, जहां चर्चा हुई। वहां के एक संस्थान ने आरएसएस पर बैन लगाए जाने का जिक्र कर दिया। भारत में यह खबर आई, इस पर बड़ी टिप्पणियां हुई और इस पर सबसे ज्यादा भड़क गई मोदी सरकार। प्रेस वार्ता हुई विदेश मंत्रालय की, उसमें बहुत टेढ़ी बातें की गई, लेकिन इससे पहले ट्रंप ने सैकड़ों बातें ऐसी की जो भारत के स्वाभिमान पर हमला था, भारत के इज्जत पर हमला था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमने सीज फायर रुकवा दिया। सरकार की तरफ से एक वक्तव्य नहीं आया, प्रधानमंत्री की तरफ से एक वक्तव्य नहीं आया, और आरएसएस जो उनका पितृ संगठन है उस पर केवल चोट हुई है, शुरुआत भर है। बिलबिला गई है पूरी भाजपा, बिलबिला गई है मोदी सरकार। इसके क्या परिणाम होंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही इस पर भी बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी आरएसएस को इसी शतकीय वर्ष, जब अपना 100वां वर्ष, कहते नहीं है 100वां वर्ष उन्होंने पूरा कर लिया, तब उन्होंने इसे विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ बता दिया। अब एनजीओ की क्या हैसियत होती है आप सब लोग जानते हैं। इसके बावजूद आरएसएस कभी बीजेपी पर हमलावर हो जाती है, कभी बीजेपी आरएसएस पर हमलावर हो जाती है। आपको याद होगा कि 75 वर्ष का झगड़ा जो भागवत और मोदी का है वो थमा नहीं है। समस्या यहां ये विकट फंस गई है कि दोनों ही 75 वर्ष के 15 दिन के डिफरेंस से हो गए हैं, तो अगर एक जाएगा तो दूसरे को भी जाना पड़ेगा। तो दोनों ने मट्ट मार ली है। देसी कहावत में कह देते हैं कि शांत हो जाओ, देखेंगे जो होगा। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका कह रहा है आरएसएस पर बैन लगाए जाने की बात, तो कह क्यों रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। बातचीत इस पर भी करेंगे आरएसएस आखिर क्यों भारत में ऐसी कुछ बातें कर रहा है जिससे अमेरिका तक हैरान है। जैसे 25 दिसंबर को कई चर्चों में जाके उधम हुआ, आए दिन मस्जिद में नमाज को लेकर। कल ही बनारस में किसी नाव पर रोजा अफ्तार हो गया है, उस पर बवाल। तो इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। तो पहला सवाल राकेश सर से मेरा यही है कि सर, आरएसएस पर बैन लगने पर बिलबिला क्यों गई है मोदी सरकार? आरएसएस पर बैन अभी लगा नहीं है, उसकी सिफारिश की है अमेरिका के एक आयोग ने। इतने मात्र पर आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, मोदी सरकार बिलबिला गई है। वरना जिस मोदी सरकार को रोज रोज हो रही बेइज्जतियों से रंच मात्र फर्क नहीं पड़ता, पिछले 1 साल से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से और भारत सरकार को बिला नागा नीचा दिखा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं देती सरकार। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारत सरकार या विदेश मंत्रालय की तरफ से इसका भी खंडन नहीं किया गया कि सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है। 80 बार दावा कर चुके हैं। एक तरफा ट्रेड डील थोप दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। उस पर कोई तिल मिलाता नहीं है, उस पर कोई भी बिल मिलाता नहीं है, किसी को भी अपमान नहीं लगता। और एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन ही नहीं है इस देश में, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, अगर उसको बैन करने की सिफारिश अमेरिका, बड़ी बात कह रहे हैं पंजीयन की और रजिस्ट्रेशन की, इसका कोई मतलब बहुत बड़ी बात, अनरजिस्टर्ड है। पूरी तरह सर, पूरा देश जानता है शिव कुमार जी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की जो संस्था है उसका कोई पंजीयन नहीं है, कोई बही खाता नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई सदस्यता रजिस्टर नहीं है। इसलिए जब नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से उसे विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ कहा, वो भी दावा गलत है, क्योंकि एनजीओ के लिए तो कई सारी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन करने के बाद एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है। आप कोई भी स्वयंसेवी संस्था बनाएंगे तो एनजीओ तो तभी कहलाएगी जब उसका पंजीयन होगा। रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज नाम का एक विभाग होता है हर राज्य में, जिलों में।
आप अपनी बैडमिंटन एसोसिएशन बनाना चाहें, कुश्ती संघ बनाना चाहें, कोई और मोहल्ला सुधार समिति ऐसी बनाए जिसे आप एनजीओ कह रहे हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी झूठ बोला था। आरएसएस एक अपंजीकृत संस्था है, एक कुनबा है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन जब अमेरिका की सरकार उस पर बैन लगाने की बात करे, वहां का एक आयोग मांग करे या सिफारिश करे, तो नरेंद्र मोदी क्यों बिलबिला रहे? उनकी सरकार, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता रणधीर जायसवाल क्यों कलप रहे थे कल? संघ बोलता, उससे अधिकार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता कि हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो स्वयंसेवी संगठन है, मानवता की सेवा करते हैं, हम पर बैन की मांग जो हो रही है वो गलत है, हम अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार नहीं करते। विदेश मंत्रालय को क्या अटकी पड़ी कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था के लिए गला फाड़ने आ गए? अब क्या जरूरत पड़ी उस पर आ जाते। दरअसल में आप सब जानते हैं कि बीजेपी का मातृ संगठन, पितृ संगठन, माई बाप सब कुछ आरएसएस है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के स्वयंसेवक से, शाखा से निकलकर यहां तक पहुंचे। बीजेपी की पूरी चुनाव मशीनरी आरएसएस के इशारों पर चलती है। आरएसएस की तरफ से संगठन महामंत्री बीजेपी में भेजे जाते हैं, राष्ट्रीय इकाई से लेकर संभागीय इकाइयों तक। तो मोदी और उनकी सरकार जानते हैं कि अगर अमेरिका में आरएसएस पर बैन लग गया तो एक बहुत बड़ा नुकसान तो छवि का होगा, इमेज खराब हो जाएगी। दूसरा, उससे भी बड़ा नुकसान जो होगा उसको बहुत गंभीरता से सुन लीजिए शिव कुमार जी। आरएसएस के पास विदेशों से भारी फंडिंग आती है। अगर अमेरिका ने बैन कर दिया तो जो रोकड़ा आता है, जो रुपए का परनाला वहां से बह रहा है, वो भी बंद हो जाएगा, उस पर भी डांट लग जाएगी। इसलिए विदेश मंत्रालय को आकर कहना पड़ा कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। इसी विदेश मंत्रालय ने कभी ये नहीं कहा कि रूस से तेल खरीदो या न खरीदो, ये तय करने वाला अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है। उसे तो नहीं कहा कि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है। ट्रेड डील में सारी शर्तें अमेरिका ने तय की, तब तो नहीं कहा रूस से तेल खरीदना है, इसकी इजाजत मांगने आप जिसके यहां गए थे वो तो आंतरिक मामलों में दखल देगा ही, क्योंकि वो तो आपका सर्वे सर्वा बन बैठा है, वो तो नियंत्रक हो गया है भारत का। भारत का चक्रवर्ती सम्राट तो अब डोनाल्ड ट्रंप है। इसलिए डर गया विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, कि अगर आरएसएस पर बैन लग गया तो उनकी कई तरह की राजनीतिक दुकानें जो कई अलग अलग मुखौटों के साथ चलती हैं, बैन लगेगा अमेरिका में, लेकिन दर्द यहां होगा। जैसे पड़े पर डंडा चल रहा था तो भैंस को दर्द होने लगा, भैंस कलपने लगी, तो अभी तो डंडा भी नहीं चुबा लगाया है। अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने सिर्फ अपनी रिपोर्ट पेश की है, लेकिन ये रिपोर्ट कितनी गंभीर है इस पर भी हम आगे बात करेंगे। जी शिव कुमार जी। सर, इस रिपोर्ट के बाद भूचाल आया। आरएसएस की बैठक हो रही थी, आरएसएस की बैठक के वक्त ये भूचाल आया। वो अपने पूरे संगठन को एक बार फिर मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, कुछ उसमें बड़े बदलाव कर रहे हैं। उन्हें यह भी चिंता सताई जा रही है कि 2027 में चुनाव फिर 5 राज्यों में है, अभी 5 राज्यों में प्रस्तावित है, यानी 2028 तक 18 राज्यों में चुनाव हो जाएगा। और 18 राज्यों का मतलब है 2/3 राज्यों में चुनाव हो जाना। तो ये तय करेगा। तो उन्होंने अपना शतकीय वर्ष में अपने संगठन में बड़े फेरबदल का जिक्र किया है। लेकिन इस फेरबदल से पहले इतनी नकारात्मक खबर आई, जो आपने कहा कि रोकड़ा का परनाला रुक जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा। वो कौन सी राडो का प्राडो, कौन कौन सी घड़ियां होती हैं, भाई साहब के चश्मे बड़े बड़े महंगे होते हैं, और कपड़ों का भी कोई अब तो सानी नहीं है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी ने कपड़ों का जो एक नया सिस्टम तैयार किया है, तो राजनीतिक दलों में भी और आरएसएस में कपड़ों की होड़ मची हुई है।
लेकिन इस सबके पीछे इस देश की फिक्र किसको है? अगर आज आरएसएस की बात पर इतना भड़का है विदेश मंत्रालय, तो उस दिन क्यों नहीं भड़का जब उन्होंने 50% टैरिफ का जिक्र किया? उस दिन क्यों नहीं बोला जब उन्होंने 25% का जिक्र किया? उस दिन क्यों नहीं भड़का जब वहां की सर्वोच्च अदालत ने टैक्स जीरो करने की बात कर दी कि हम कोई टैक्स नहीं लेने देंगे, ये जब तक वहां की जो कांग्रेस की बैठक नहीं होगी, अमेरिकी कांग्रेस की बैठक नहीं होगी, तब तक ये नहीं होगा। और उसके बावजूद भी नहीं कुछ बोले, और उसके 1 घंटे बाद उन्होंने फिर कह दिया हम फिर भी 15% 10% लेंगे, फिर भी कुछ नहीं बोले। तो क्या आरएसएस ही बीजेपी है? मेरा सवाल बड़ा सर गंभीर है। और बीजेपी ही आरएसएस है? केवल ये अलग अलग मुखौटे हैं कि जब वक्त आएगा तो आरएसएस कह देगा कि सारी मस्जिदों में मंदिर मत खोजिए, फिर जब वक्त आएगा तो बीजेपी के योगी आदित्यनाथ कह देंगे कि कटोगे तो बटोगे, फिर हिमंता विश्व शर्मा कह देंगे कि मियाँ को पैसे मत दो, उसके फ्री बैठो, या 10 रुपया बनते तो 4 रुपया दो, आर्थिक तोड़ दो। और फिर जब सब बच जाएंगे तो फिर अमित शाह कह देंगे कि घुसपैठिए रोकने, इसलिए हमें चुन लो। तो ये सर बड़ा गंभीर मामला है कि आरएसएस और बीजेपी के इन रिश्तों ने पूरे भारत को एक अजीबो गरीब मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। इस मोड़ से कैसे निजात मिली? देखिए, आरएसएस और बीजेपी तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वही ऊधो है, वही माधो है, उनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अमेरिका से जो सुई चुभोई गई है वो इतनी गंभीर है कि सरकार बुरी तरह से परेशान हो गई। उसमें जो सिफारिशें की गई वो भी जान लीजिए, और हमें कहां रख दिया गया है। आप देश के सम्मान की बात कर रहे थे अभी, हम बताएं कि सम्मान हमारा कहां पहुंच गया है। सर एक छोटी सी बात है उसमें, क्या ये भी चुभ हो रहा है कि माय डियर फ्रेंड ने कह दिया है? अगर कोई लड़ाई झगड़े वाला कह देता तो बात चल जाती। तो क्या आरएसएस तो ऐसा नहीं सोच रहा है कि हम 75 वर्ष का जो जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर माय डियर फ्रेंड का ये संदेश हो कि 75 वर्ष अगर हमारे दोस्त पर हमला बोला तो हम तुम्हें भी बैन लगा देंगे? बड़ा सवाल है सर इसमें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत व्यक्तिगत मित्र हैं। सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद का नहीं है, उनकी निजी दोस्ती है। अभी एक उनका वीडियो कल परसों से वायरल हो रहा है सुरक्षा को लेकर। इससे पहले भी वे कहते रहे माय डियर फ्रेंड, उनके लिए वोट मांगने गए थे अमेरिका, अब की बार ट्रंप सरकार। तो आपने सही कहा, यह ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि बैन लगाने की मांग किस सरकार में हो रही है, उसमें जिसकी गोद में बैठी हुई है हमारी सरकार। और सिफारिशें क्या है? नंबर 1, आरएसएस के पदाधिकारियों को अमेरिका में प्रवेश से रोका जाए। नंबर 2, उसकी जो संपत्तियां हैं उन्हें जब्त कर लिया जाए। नंबर 3, हमें कहां रख दिया है वो जान लीजिए, जो मैं शुरू से इशारा कर रहा हूं। भारत का नाम पाकिस्तान जैसे देश के समकक्ष रख दिया गया है। उस आयोग ने जो सिफारिश की है उसमें जिन देशों का जिक्र है जिन्हें खतरनाक माना जा रहा है, जिनके संगठनों को खतरनाक माना जा रहा है, उनमें पाकिस्तान और उसके संगठन भी शामिल है। म्यांमार है, चीन है, ऐसे देश जहां पर न तो लोकतंत्र है कायदे का, उनके साथ हमारा नाम रख दिया गया। ये इसलिए भी हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बगल बच्चा संगठन है जो अमेरिका और यूरोप दुनिया भर में काम करता है, उसका नाम है हिंदू स्वयंसेवक संघ। जो यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, अमेरिका में वो हिंदू स्वयंसेवक संघ कहलाता है। पिछले कई सालों से जो काम यहां कर रहा है आरएसएस, नफरत की खेती का, लोगों को बांटने का, धर्म के आधार पर, भाषा, क्षेत्र, कपड़े, पहनावा, भोजन, सबके आधार पर जो बंटवारा यहां किया जा रहा है, ऐसा ही बंटवारा संघ का वो जो अमेरिका में संगठन है वहां भी कर रहा है। वहां तमाम मंदिरों पर संघ के पदाधिकारियों का कब्जा है, दुनिया भर में जहां जहां मंदिर है वहां भी वे सिखों के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, क्योंकि आज काम करने वाले तो दुनिया भर में सारे लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। लेकिन अमेरिका में बैठकर भी
धार्मिक भेदभाव का काम संघ और उसके लोग कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका की संस्था ने अमेरिका के सामाजिक सद्भाव के लिए संघ को खतरा माना है, इसलिए बैन लगाने की सिफारिश की गई। जी सर, क्या बैन लगा? अभी तो केवल सिफारिश है, अभी लगा नहीं है। अगर बैन लगा तो फिर क्या आरएसएस की एंट्री अमेरिका में बैन हो जाएगी या पूरे विश्व में बैन हो जाएगी? थोड़ा सा जानना चाहते हैं ताकि दर्शक समझ सकें। नहीं, देखिए, ये जो सिफारिश है ये तो अमेरिका का आयोग है, अमेरिका की सरकार कोई सिफारिश कर सकता है और अनिवार्य नहीं है कि उसे मानना ही है। हमारे देश में भी तमाम तरह के आयोग होते हैं, उनकी सिफारिशें सुझाव जैसी होती हैं, सरकार को चेताने के लिए होती हैं, जानकारी लाने के लिए होती है। वैसा ही अमेरिका का यह आयोग है। अमेरिका की संसद, अमेरिकन कांग्रेस, जिसके मातहत यह आयोग बना है, जो पूरी दुनिया में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी पर नजर रखता है, उसकी सिफारिशें मानने के लिए ट्रंप या अमेरिका की सरकार बाध्य नहीं है। लेकिन इतना होना भी तो बहुत है, पिछले कई साल से इस तरह की सिफारिशें आ रही हैं। अगर बैन लगा भी तो सिर्फ अमेरिका में लगेगा, बाहर नहीं लगेगा। लेकिन उसका संदेश कितना बड़ा होगा, आप कल्पना तो करके देखिए। जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ का है, उसे अमेरिका खतरनाक संगठन मान के, उसकी गतिविधियों को आतंकवादी जैसी गतिविधियां मान के प्रतिबंधित कर दे, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। सरकार के लिए, खुद मोदी के लिए जो संघ के स्वयं सेवक रहे, डॉक्टर मोहन भागवत के लिए, और दुनिया के तथा कथित सबसे बड़े एनजीओ के लिए, सबके लिए यह शर्म की बात होगी। फिर भी मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप अभी इस पर बैन लगाएंगे। पर अगर कोई आयोग इस विचार पर भी पहुंचा है कि आरएसएस एक खतरनाक संगठन है, तो यह अपने आप में बेहद चिंतनीय बात है। सर, एक बड़ा सवाल यह है कि इस मौजूदा परिस्थितियों में, इस मौजूदा हालातों में अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में बड़ी हलचल है और हमारे देश में आरएसएस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आरएसएस के खिलाफ जो रिपोर्ट आई है उसके आपको क्या कारण नजर आए? क्यों अमेरिका के आयोग ने ऐसी एक रिपोर्ट बनाई? कहां आरएसएस को उसने गलत समझा? सर देखिए, एक तो मैं शुरू में आपसे कहा अभी कि अमेरिका में उसकी जो गतिविधियां हैं वो भी ठीक नहीं है, लेकिन इन सिफारिशों का मूल आधार तो भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो है। ये संस्था पूरी दुनिया के तमाम देशों में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखती है। कोई भी देश है, वहां जो कम संख्या में लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उस देश के हिसाब से, मान लीजिए किसी देश में ईसाई कम है तो उनके खिलाफ बहुसंख्यक वहां क्या कर रहे हैं? कहीं मुसलमान भी कम है और वहां बहुसंख्यक ईसाई हैं या कोई और समाज धर्म के लोग हैं। भारत पर जब वो नजर डालते हैं, वो संस्था लगातार हर साल पूरे साल भर होने वाली घटनाओं को दर्ज करते रहती है। उसमें दिखाई देता है कि किसी व्यक्ति के घर में घुसकर उसके फ्रिज को जांच करते हुए हत्या कर दी जाती है, सड़कों पर मॉब लिंचिंग होती है, ट्रेन में मॉब लिंचिंग हो रही है, घर पर नमाज अदा करने नहीं दी जा रही है, क्रिसमस नहीं मनाने दिया जा रहा, घर में क्रिसमस के कैरोल सिंगिंग पर रोक लगाई जा रही है। जैसे भजन होते हैं वैसे क्रिसमस पर ईसाई समुदाय के लोग अपने घरों में कैरोल सिंगिंग करते हैं, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। दलितों पर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। भारत में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया भर की नजर में है, इसलिए अमेरिका के इस आयोग की नजर में भी है। कोई चीज छुपी तो रह नहीं सकती। हमारा बात कर रहे हैं, ये भी जाएगा। कल वहां बनारस में एक नाव पर गिरफ्तारी कर ली लोगों ने और उसकी हड्डियां विसर्जित कर दी, इस पर गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा दर्ज हो गया। जबकि वहीं गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित करने जाते हैं पूरे देश के लोग, वे भी तो हड्डियां ही हैं। बड़े बड़े जहाज तमाम मलबा और गंदगी उसी गंगा में विसर्जित करते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, देख लीजिए उसे। तो ये जो अल्पसंख्यकों पर जुल्म है भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गया है पिछले 10-12 सालों में। सरकार का संरक्षण है,
अत्याचार करने वाले लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के लोग हैं, या उसके आनुषंगिक संगठनों के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, हिंदू रक्षा दल वगैरह वगैरह। तो ये जो पूरी रिपोर्ट तैयार होती है, उससे आयोग को लगा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। खतरा किनसे है? आरएसएस से और सरकार में बैठे लोगों से। इसलिए आरएसएस और रॉ पर बैन लगाने की मांग की गई। जी सर, यहाँ अब जैसे आरएसएस से बीजेपी डर रही थी कि आरएसएस पर इतनी बड़ी टिप्पणी हुई है, तो सरकार अगर इसे साफ बात इस पर नहीं करेगी, इस पर जवाब नहीं देगी, तो आरएसएस रूठ जाएगी। आरएसएस रूठ जाएगी तो मोदी की सरकार चली जाएगी। क्या इस तरीके की ये कोई तैयारी तो नहीं है कि आरएसएस को खुश कर लिया जाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए? क्योंकि ट्रंप तो जो करेंगे वो ट्रंप तय करेंगे, उसमें भारत का कोई हस्तक्षेप होगा ही नहीं, ये आप जान चुके हैं। तो क्या ये इसकी एक कवायद है कि आरएसएस नाराज ना हो कि आपके खिलाफ अगर कोई बात कही है तो हम आपके समर्थन में खड़े? बिल्कुल, आरएसएस की नाराजगी की चिंता तो मोदी, शाह और बीजेपी को करनी ही पड़ती है, करना ही चाहिए उन्हें, क्योंकि उन्हें तो चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने के लिए पूरी मशीनरी जो है वो संघ के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक। इसलिए जिस सरकार को पिछले 1 साल से प्रतिदिन हो रहे अपमान से फर्क नहीं पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप की बदतमीजियों से जिसके माथे पर शिकन नहीं आई, वो सरकार और उसका मंत्रालय एक एनजीओ के बारे में अमेरिका के आयोग की सिफारिशों पर बौखला गया। इसलिए सरकार को, विदेश मंत्रालय को बयान देना पड़ा, ये कहना पड़ा हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, ताकि कम से कम आरएसएस को खुश रखा जाए। और वो भी अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। संघ ने अगर पीठ फेर ली तो मोदी, शाह को बहुत भारी पड़ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस विदेश मंत्रालय को देश के अपमान की चिंता नहीं हुई, कभी देश के प्रधानमंत्री के अपमान की चिंता नहीं हुई, वो विदेश मंत्रालय एक कागजी एनजीओ के सम्मान के लिए उतर आया सड़कों पर। सरकारी माध्यम से अमेरिका को खंडन करवाया जा रहा है। तो ये स्पष्ट है कि चुनावी रिश्ता है। आरएसएस कोई गैर राजनीतिक संगठन नहीं है, वो पूरी तरह से राजनीतिक संगठन है। चुनाव के समय पूरा काम करता है वो, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां करती। कहने को तुर्रा ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वयंसेवी संगठन है। अब इस देश के लोग इस बात को समझ रहे होंगे। जी चलिए सर, देखते हैं कि दर्शकों की राय क्या आती है। आपने अपनी राय पूरी बताई है, क्या पर्पज है इस पूरे घटनाक्रम का, आखिर जनता, मोदी और आरएसएस के बीच क्या रिश्ता है। आरएसएस के लोग सर एक बात कहते हैं, मुझे आज याद आ गई तो मैं आपको बता ही देता हूं कि आरएसएस बड़ी धीरे से अपनी चोट करती है। वो जाके कहती है अमुक आदमी का चरित्र बड़ा खराब है, और ये बात कह के वो चली जाती है। फिर दूसरे दिन जाती है, कहते हैं अमुक का छत्र और गिर रहा है, कि शब्दों की बड़ी वो ढंग से संयोजन करते हैं। और फिर एक दिन वो जिस व्यक्ति के चरित्र का हनन कर रहे हैं, वो एक दिन गुस्से में कह देता अच्छा खराब है तो तुम क्या करोगे। तो वो कहते हैं यही तो मैं कह रहा था 3 वर्ष से कि उनका चरित्र खराब है, आप लोग सुन नहीं रहे थे। और वो झूठ को सच साबित कर देते हैं। ये पूरा वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और इसी पर पूरा देश मनन कर रहा है। बिल्कुल, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है। नोटबंदी हुई सर, लाइन में लगकर लोगों की जान चली गई। कोविड का दौर आया, महामारी थी, लेकिन जितनी मौतें भारत में हुई वो भी मीडिया छुपा गई। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका कोई मिलने वाला इष्ट मित्र जिसकी मौत न हुई हो, कोई परिवार बाकी नहीं था। उसके बाद लगातार जो समस्याएं आती गईं, उन पर कभी कोई नहीं बोलता। अब गैस पर भी लाइनों में अब तक 2 लोगों की जान चली गई। आखिर कब तक हम चुप रहेंगे? हमें सवाल करने की जो आजादी मिली, और अभी आपने देख लिया कि सरकार करती क्या है। जो सोनम जी के साथ हुआ, उन्हें छोड़ा गया, और जब उसके मामले पर कहीं वो प्रोफेसर अली वाला मामला ना आ जाए तो उनका भी केस वापस हो गया। इसका मतलब क्या माहौल बिगाड़ने के लिए ये सब किया जाता है, या जिसकी छवि धूमिल हो जाती है उससे क्या माफी मांगी जाएगी? सोनम वांगचुक को तो देशद्रोही करार दिया गया, टीवी पे घंटों बहस हुई, तो क्या कोई चैनल माफी मांगेगा? गृह मंत्रालय ने तो अपना आदेश वापस ले लिया। ये सवाल इस देश की जनता को समझने पड़ेंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।